उत्तर प्रदेश में 7 सीटों में आप आगे चल रहे हैं। यू शुड हैव अ हैप्पी फेस, हंसता हुआ चेहरा रखिए दिनेश जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता का, जिन्होंने देश की यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के सबका साथ सबका विकास और उत्तर प्रदेश में योगी जी के अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर जो काम किया है उसे जनता ने स्वीकार किया। और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोगों ने जो लोकसभा के चुनाव में लोगों को बांट करके अंग्रेजों की भांति डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अडॉप्ट करने का प्रयास किया था, उसे थोड़े ही दिनों में नकार दिया। और जनता समझ सकी है कि हमको सबका साथ सबका विकास को ही लेके चलना है, जिससे हमारा बटेंगे तो कटेंगे। दिनेश जी, दुनिया में हमारा बाबा का उठा के चल जो वो नारा है वो चिपक गया है क्या? बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एकदम, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाबा का नारा भी पूरी तरह से कामयाब रहा है और ये देश को मजबूत करने वाला नारा था। देशवासियों ने इसे स्वीकार किया है कि हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इसका प्रयास आज की तारीख में देश की जनता कर रही है। देश को प्राथमिकता देने पर दिनेश जी, कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं ये जेएमएम में क्यों, ये झारखंड में क्यों नहीं चला ये नारा? नहीं, झारखंड में चल रहा है, ऐसा नहीं। अभी 30 सीट पर जेएमएम आगे है, 30 सीट पर। हमारे हिसाब से आज की तारीख में सभी दिनेश भाई कोई बात नहीं, परिणाम आने दिए, अभी बहुत अर्ली है भाई साहब। हमको नहीं लगता है कि झारखंड की जनता एक होने में विश्वास नहीं करेगी, सबका साथ सबका विकास पर विश्वास नहीं करेगी। आदिवासियों को अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा सम्मान भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था पर, देश के महामहिम राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा करके जो आदिवासियों का सम्मान दिया, आदिवासी उसका सम्मान करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। दिनेश जी, आमतौर पर कहते हैं कि जो बायपोल्स होते हैं उनके नतीजे सत्तारूढ़ पार्टी के हक में जाते हैं, ये नतीजों ने भी दिखाया है। तो बहुत से लोग इसे जो 27 का सेमीफाइनल कह रहे थे, वो आप मानेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक भी चुनाव, बहुत ऐसे हैं जो हम सत्ता के चुनाव में भी हारे हैं, सभी राजनीतिक दल सत्ता के चुनाव में हारे हैं, लेकिन ये जो धोखा उत्तर प्रदेश की जनता को कांग्रेस ने खटाखट और संविधान और समाजवादी पार्टी ने पीडीए को दिखा करके दिया था, उसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है। सत्ता की ताकत की बदौलत उपचुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहे हैं, अपनी सेवा, अपनी लोकप्रियता की बदौलत उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का परिणाम दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा न होता तो कुदर की विधानसभा का परिणाम जो आपके सामने दिख रहा है वो का नहीं बदला क्या ले लिया तो आपने? जनता आज की तारीख में मजबूत राष्ट्र के लोकसभा चुनाव में का बदला ले लिया क्या यूपी में? हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हमने क्यों बदला ले लिया? लोकसभा के चुनाव के परिणाम से जो जनता आहत थी, दुखी थी, ठगा महसूस कर रही थी, उसने बदला ले लिया है। हम कौन होते हैं बदला लेने वाले? जनता हानि और लाभ का आकलन करते हुए स्वयं राजनीतिक दलों से बदला लेती है। कि बड़ा कठिन चुनाव है, आजादी के बाद का सबसे कठिन उपचुनाव कठिन ही हो गया उनके लिए। हाँ, मैं कह रहा हूं कि दलों की नीतियों में चुनाव कठिन और सहज होते हैं। जिन दलों की नीतियां बांटने के लिए होंगी, मैं नहीं समझता वो कभी भी चुनाव उनके लिए कठिन होगा। और जो सबका साथ सबका विकास लेकर के चलेगा, राष्ट्र को आगे रखेगा, देश को सर्वोच्च स्थान देगा, मैं नहीं समझता उसके लिए कोई कठिन होगा चुनाव। हो सकता है थोड़े समय के लिए हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए तो सबका साथ सबका विकास ही नीति उचित होगी देश के लिए। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दिनेश प्रताप सिंह जी, वहां पे संजय राउत महाराष्ट्र में। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए। संजय राउत कह रहे हैं नतीजों में कुछ गड़बड़ है। अजय जी, आपका मैसेज पहुंच गया है मुझे लग रहा है वहां तक। महाराष्ट्र में इलेक्शन कमीशन के हिसाब से बीजेपी 118 पे है, एकनाथ शिंदे 56, अजीत पवार 37, कांग्रेस 22, उद्धव ठाकरे 19। और मैं समझ सकता हूं क्यों संजय राउत को लग रहा है कुछ गड़बड़, क्योंकि वो 19 पे है। इवन कांग्रेस इज डूइंग बेटर देन देम। अगर वो रिएक्शन है या लाइव आ रहा है गरिमा तो हम चलाना चाहेंगे, नहीं तो अगले 1 मिनट में हम दोबारा क्यू इन करते हैं। ठाकरे को बीजेपी कोई बात नहीं, चलाएंगे जाकर जी। आ गया रिएक्शन। शक्यच नाही। एकनाथ शिंदेना कोणत्याही परिस्थितीत 20च्या वर जागा मिळणार नाही, हे सगळ्यांचं अनुमान होतं। हे भारतीय जनता पक्षाचं अनुमान होतं सुरुवातीला। त्यानंतर आम्ही असं आमच्याकडे असं ग्राउंड रिपोर्ट होता
की भारतीय जनता पक्ष हा 65 ते 70 जागांवर जिंकेल. कदाचित तो मोठा पक्ष राहील, कदाचित तो मोठा पक्ष राहील. पण अजूनही तुम्हाला अशी आशा वाटते का की नाही, त्यांनी आता यंत्रणाच ताब्यात घेतली असेल, त्यांनी अनेक गोष्टींचा आता हळूहळू उलगडा होईल. पण कोणत्याही परिस्थितीमध्ये अशा प्रकारचा निकाल लागणं शक्य नव्हतं. हा जनतेचा कौल आहे, हा मराठी जनतेचा कौल आहे. हे माझ्यासारखा माणूस हे कदापि मानणार नाही. मराठी जनतेचा, शेतकऱ्यांचा, कष्टकऱ्यांचा हा कौल नाही. सर, हिंदी में जानना चाहेंगे, चुनाव के नतीजों की गिनती शुरू हो गई है. फैसले जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, महायुति जो है 121, बीजेपी की 121. बात ऐसे है भाई, जो नतीजे सामने आए उसके ऊपर मैं विश्वास रखने को तैयार नहीं. ये जनता का फैसला मानने को तैयार नहीं. हमने महाराष्ट्र की जनता का जो मन है, हमें मालूम था किस दिशा में जा रहा है. लेकिन 2 दिन पहले गौतम अडानी के खिलाफ एक वारंट निकला, अरेस्ट वारंट. बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप हो गया, ब्राइब का केस है, रिश्वत का केस है 2000 करोड़ का. उसमें भारतीय जनता पार्टी की पूरी पोल खोल गई. गौतम अडानी, बीजेपी, मोदी जी, शाह जी और फडणवीस, शिंदे, ये एक है. और उसका ऊपर से ध्यान हटाने के लिए ये पूरा एक कपट कारस्तान हो गया है. और उसकी तैयारी पहले से चल रही थी. हमने ये महाराष्ट्र जो गौतम अडानी के जेब में जा रहा है, मुंबई जेब में जा रहे हैं, हमने विरोध किया. ये अडानी राष्ट्र नहीं होने देंगे. तो इसके लिए इस प्रकार के नतीजे महाराष्ट्र के ऊपर लाद गए हैं. ये जनता का कौल हो ही नहीं सकता. महाराष्ट्र की जनता का मन हमें मालूम है, ये हो ही नहीं सकता है. राउत साहब, दिख रहा है कि लाडली बहन जो सरकार की अरे योजना थी, लाडली उसका भाई, यहाँ लाडले भाई है, लाडले नाना जी है, लाडले दादाजी है, सब कुछ लाडले है ना यहाँ. हमको मालूम है क्या है ये. ये निर्णय जो आया है, ये नतीजा आया है, ये जनता का निर्णय नहीं है, मैं इतना ही कहूँगा. नहीं राउत साहब, लेकिन लोकसभा चुनाव के वक्त आपने जो जनता ने कॉल दिया उसको उस वक्त भी हमने कहा था मोदी जी हार गए हैं, लेकिन चाहे महाराष्ट्र हो चाहे और स्टेट में गड़बड़ की है. महाराष्ट्र के नतीजे भी उससे ज़्यादा आने वाले थे अच्छे. हमारी 4 या 5 सीटें लोगों ने चोरी की है, मैं आपको बता रहा हूँ. नहीं, पर राउत साहब, अब दिख रहा है कि महाराष्ट्र के विधानसभा में विपक्ष के लिए भी कुछ, मतलब विपक्ष यही लोकसभा के 2 चुनाव में 2014-2019 में मोदी और शाह ने यही किया था कि विपक्ष का नेता कांग्रेस को नहीं मिलना चाहिए. इस बार भी वही स्ट्रेटेजी महाराष्ट्र में की है कि विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं रहेगा. ये हमेशा बीजेपी की स्ट्रेटेजी रहती. लेकिन आप कह रहे कि कुछ गड़बड़ है. गड़बड़ तो है. गड़बड़ क्या है, मतलब अभी ईवीएम में गड़बड़ है या अरे भाई ठहरो, फंडिंग हुआ है, पूरे उसमें नतीजे गड़बड़ है? आने तो हम बाद में बात करेंगे ना. क्यों नहीं करेंगे. पैसा तो ऐसा है कि हर चुनाव क्षेत्र में नोटों की मशीन लगाई थी. अरे शिंदे का एक भी उम्मीदवार सिटिंग एमएलए गिरता नहीं. और शिंदे ये बोल रहे थे हमारा एक भी सिटिंग विधायक गिरेगा नहीं. आपको मालूम होगा, तो मैं इस्तीफा दूंगा. ऐसा होता है क्या चुनाव में कभी? हमारा एक भी नहीं गिरेगा. ये कौन सा भरोसा है, ये कौन सा लोकतंत्र है? 200 के ऊपर किसी को चुनाव में नतीजे मिलते हैं क्या? जिस देश में, जिस राज्य में सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है. ये नतीजे ऐसे दिए अपने कि अपने राज्य को, जनता को बेईमान ठहराया है. नहीं राउत साहब, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है. जो नतीजे आ रहे हैं वो महाविकास आघाड़ी को कबूल है नहीं. आगे की क्या भूमिका रहेगी महाविकास? नतीजे कबूल नहीं है. मैं मानता हूं जनता को भी नतीजे कबूल नहीं है. जनता को भी ये जनता का निर्णय नहीं हो सकता है. मैं बार बार बोल रहा हूं और मुझे बार बार आप वही सवाल पूछ रहे हैं. लेकिन जो महाविकास आघाड़ी के कुल आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, कुल संख्या दिखाई दे रहे हैं, उससे ज्यादा शिंदे गुट के कैसा हो सकता है? आप अपने मन को पूछे, आप पत्रकार है, आप अपने मन को पूछे क्या महाराष्ट्र में संभव है? आप अपने मन को पूछे कि महाराष्ट्र में शिंदे को 60 सीटें मिलती है. संभव है क्या ये? अजीत पवार को 40 सीटें मिलती है, क्या ये संभव है? भारतीय जनता पार्टी को 125 सीटें मिलती है, क्या संभव है? क्या इस राज्य की जनता भी बेईमान है?
इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है, उसके ऊपर हमारा विश्वास है। चलिए, थैंक यू। राउत डेस्परेट है, फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्से में है, जनता का आह्वान कर रहे हैं, कह रहे हैं जनता का वोट नहीं है। वही